देखिए, मैरिज एस्ट्रोलॉजी के इस सेशन में आज हम एक टेक्निक सीखेंगे। ये टेक्निक हमें बताएगी कि सप्तम भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है तो वो क्या परिणाम देगा, और उस ग्रह के प्रभाव के कारण क्या क्या दोनों के पति पत्नी के रिलेशनशिप में फर्क आएगा। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात कि उसका समाधान कैसे किया जाए, उसका उपाय कैसे किया जाए, ये और भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हमने सूत्र को समझा कि सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए, पर है तो क्या करें और उसके क्या रिजल्ट आएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सूर्य ग्रह से। अगर किसी की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य बैठा है तो क्या इम्पैक्ट आए। अब यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बन जाता है कि जिसकी कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में बैठा है, उसको जब हम कहते हैं कि साहब ये सप्तम भाव का सूर्य अच्छा नहीं है, ये स्वभाव में गर्मी पैदा करता है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि जिसकी कुंडली में सूर्य है उसके नेचर को डिस्टर्ब करता है या उसके स्पाउस के नेचर को डिस्टर्ब करता है। इस बात को लेकर के स्टूडेंट में बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये मैरिज एस्ट्रोलॉजी कोर्स हमने इसीलिए शुरुआत की है कि जिसके तहत हम बहुत बारीक से बारीक बात पर भी चर्चा कर सके कि ये इम्पैक्ट क्या आएगा। सूर्य को जब हम सप्तम भाव में देखते हैं तो हमें ये देखना होता है कि इस ग्रह का नेचर क्या है, वास्तविक नेचर क्या है। तो वास्तविक नेचर है सूर्य सतोगुणी है। सतोगुणी का मतलब होता है सत्य के गुण वाला, सत्य को लाइक करने वाला, ट्रुथ को पसंद करने वाला, पर स्वभाव में क्रूर है। तीक्ष्णता है इसके स्वभाव में, इसके स्वभाव में राजाई गुण है, राजा वाला। अब ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो किस प्रकार से करे। वैदिक ज्योतिष में नियम है कि जो भी ग्रह सप्तम भाव में बैठेगा वो लगन को देखेगा, यानी कि लगन पर दृष्टि पड़ेगी। और लगन क्या है? लगन आपका मस्तिष्क, यानी कि आप है। आज हम दो टेक्निक पे बात करेंगे अगर समय मिल गया तो। एक सप्तम भाव की टेक्निक और एक लगन की टेक्निक, कि कैसे मैरिज लाइफ को हम समझ पाते। तो जिस सपोज कीजिए किसी लड़के की कुंडली में ये सूर्य है, सप्तम भाव में बैठा है, तो उस व्यक्ति का स्वभाव राजा जैसा होगा। पर सप्तम भाव में जब भी सूर्य होता है तो वो राजा वाला जो स्वभाव होगा वो वास्तविक ना होकर के दिखावे का होगा। पॉइंट समझे? इसका मतलब होता है कि ऐसा आदमी अपने आप को राजा समझता है पर राजा की तरह दिलदार नहीं हो।
राजा की तरह बहुत बड़ा हृदय वाला नहीं होता, बहुत विशाल हृदय नहीं होता। पर जहां पर दिखावा करने की बात आ गई कि कहीं पर उसे प्रदर्शन करना है, अपने धन का प्रदर्शन, अपने दान का प्रदर्शन, अपने ज्ञान का प्रदर्शन अगर करना है, तो पीछे नहीं हटेगा, लिमिट को तक को भी क्रॉस कर सकता है। अपने वास्तविक जीवन में कंजूस होता है। तो यहीं से हमें समझ में आ जाएगा कि ऐसा व्यक्ति चाहता है कि मुझे हर कोई राजा की तरह ट्रीट करे, मुझे ट्रीट करे राजा की तरह। बट मैं वास्तविक राजा नहीं हूं। मुझसे उम्मीद ना करे कि मैं खुश होऊंगा तो माला उतारूंगा और मोतियों की माला फेंक दूंगा, सोने की अंगूठी निकालूंगा वो दे दूंगा, सोने की चैन निकालूंगा वो दे दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी तुम मुझे मान लो कि आई एम द किंग, मेरी अपनी खुद की बहुत चलनी चाहिए। ये ही क्रिया मैरिज लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। कोई पत्नी नहीं चाहती कि पति झूठ मूठ की हर चीज में हाँ में हाँ कर दे कि मैं तुझे ये भी दिला दूंगा वो भी दिला दूंगा, पर जब दिलाने की बारी आए तो भग जाए। तो उससे तो पति पत्नी के संबंधों में दरार होती है। अब इसका इफेक्ट क्या क्रिएट होगा? सूर्य एक बहुत ही फायरी नेचर का प्लेनेट है। जब ये सप्तम भाव में आता है तो पति पत्नी के बीच में बिना मतलब की डिबेट्स को जन्म दे देता है। सप्तम भाव का सूर्य जीवन साथी की हेल्थ के लिए काफी गड़बड़ हो साबित हो सकता है। तो ऐसे में जब ये चीज काफी गड़बड़ साबित हो रही है, तो हमें विवाह करने से पूर्व भी उपाय करना चाहिए और विवाह के बाद भी उपाय करना चाहिए। पर इसके सूर्य के होने से पत्नी के स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। पत्नी का नेचर गुस्से वाला, लूज टेम्परामेंट, इम्पेशंस, डोमिनेशंस वाइफ के स्वभाव में आ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति की वाइफ चाहेगी कि मैं चौधरी बन के रहूं, बाहर से भी कोई आदमी आए तो उसे भी मैं ही डील करूं, बड़े बड़े फैसले मैं लूं, और पति जो है वो शांत बैठा रहे, चुपचाप बैठा रहे एक कोने में, तो ही ज्यादा ठीक है। वो आगे बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करना, डिसीजंस लेने वाली प्रक्रिया में शामिल होती, पर वास्तव में उसकी समझ इस लेवल की नहीं होती। समझना बात। पर वास्तव में वो इतनी समझदार नहीं होगी जितनी समझदार होने का वो प्रदर्शन करेगी कि समझदार मैं बहुत हूं। तो समझदार होने का प्रदर्शन बहुत ज्यादा करेगी, पर वास्तव में उतनी समझदार नहीं होगी। सूर्य के नेगेटिव गुण, सूर्य के नेगेटिव गुण वाइफ में भी प्रवेश कर जाएंगे। अब देखो, पति तो था नकली राजा, कि राजा चाहता तो है कि मेरा राजा की तरह सम्मान हो, पर राजा जैसा गुण नहीं है। पर पत्नी का स्वभाव डोमिनेशंस वाला है, कि जो मैंने फैसला कर दिया सो ठीक है, जिद्दी स्वभाव, थोड़ा स्वभाव में क्रूरता भी आ सकती। अब एक सूत्र को समझ लो। अब ये तो हमने बता दिया कि सूर्य अगर सप्तम भाव में हो तो क्या हो। एक सूत्र कहता है, पति की कुंडली में पाप ग्रह यदि बैठे हो
तो पाप ग्रह के दोषों का हरण पत्नी जो है सामर्थ्य रखती है कि सप्तम भाव में बैठे हुए पाप ग्रहों के दोषों का हरण पत्नी कर सकती है। इसका एक मायने ये हुआ, अगर किसी का पाप ग्रह बैठा है सप्तम भाव में तो उसकी पत्नी से वो उपाय कराया जाए। अगर दोनों के संबंधों में गिरावट है, जो कि होती है, पाप ग्रह के बैठने से दोनों में तनातनी संबंधों में बहुत भारी गिरावट होती है, तो ऐसे में पत्नी को कहें कि वो सूर्य से संबंधित उपाय करे। अब सूर्य से संबंधित क्या उपाय हो सकता है? रविवार के उपवास, रविवार का उपवास करे। रविवार के दिन, ये पत्नी से कराना, रविवार के दिन नमक और सरसों का तेल ना खाए। संडे के दिन सूर्य ग्रह की चीजों का दान करे। संडे के दिन पत्नी छोटा सा सूर्य का हवन करे, हर संडे की संडे छोटा सा, गायत्री मंत्र के द्वारा। और पति को क्या करना चाहिए? पति को करना चाहिए कि हर संडे कोई तांबे का बर्तन मंदिर में जाकर के दान कर दे, या गेहूं का दान या बाजरे का दान हर संडे करे। कम से कम नमक, और नमक त्याग दे संडे के दिन तो बहुत ही उत्तम। रामायण का पाठ करे, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे। राम नाम जप भी बहुत सहायक सिद्ध होता है। लाल रामायण के किताब में अलावा लिखा किसका है, पाठ? लाल किताब में लिखा है कि 7 तांबे के चकोर टुकड़े पार्क वाली जमीन में दबा सकता है। पर ये लाल किताब का उपाय। वैदिक उपाय में मैंने आपको जो ये बताए हैं उपाय, ये अच्छे हैं। और पत्नी उस दिन, पत्नी संडे के उपाय, पत्नी सूर्य ग्रह के उपाय जितने ज्यादा अच्छे तरीके से करेगी, दोनों के जीवन से दाम्पत्य सुखों में जो कमी आ रही है वो कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। सप्तम भाव में सूर्य होने से फिजिकल रिलेशनशिप के अंदर भी भारी गिरावट होती है। ऐसे व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत से बचना चाहिए। जितना ज्यादा प्रयास करेगा कि अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहे, उतना ही ज्यादा चांस है कि 44 वर्ष की आयु के बाद, 44 ईयर्स की एज के बाद मैरिज लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। यानी जहां पर पहले मैरिज लाइफ बहुत तनातनी वाली थी, बहुत झंझटों वाली थी, बहुत वाद विवाद वाली थी, वहां पर 44 साल के बाद अगर वो 22 मतलब इतने समय तक नियमों का पालन करता है और पत्नी सूर्य के उपाय करती है, तो 44 साल की उम्र के बाद सुखद दाम्पत्य जीवन का अनुभव करते हैं। अब सुखद दाम्पत्य जीवन का मतलब है वो एक दूसरे से रियल में बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाएंगे, एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे के बिना डिसीजंस के कोई काम ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पर समझने वाला सूत्र क्या है? समझने वाला सूत्र ये है, ये कृष्ण जी आप बाद में पूछेगा, ये लिख लो आप कि 44 का क्या लॉजिक है, नहीं तो बाकी ग्रह रह जाएंगे। मैं क्या बताने वाला था, दिमाग से निकल गया। चलो। सर ध्यान रखने वाला सूत्र, है ध्यान रखने वाला सूत्र बता रहे थे।
अब ध्यान रखने वाला कौन सा सूत्र बता रहा था, यही दिमाग से निकल गया। सर आपने सुखद बताया दाम्पत्य, नियम सुखद का दाम्पत्य फॉर्मूला जीवन बता हाँ सकते होगा हैं। हाँ, 44 के बाद। उनका जो सुखद दाम्पत्य जीवन जो है वो बड़ा अच्छा आरंभ हो जाता है। तो ऐसे में ध्यान रखने वाला सूत्र ये है कि मैंने एक बात कहा है कि ऐसा आदमी अपने आप को राजा समझता है, पर उसमें राजा जैसा हृदय नहीं होता, मतलब विशाल दिल का आदमी नहीं होता है। उसे रियल राजा बनने का प्रयास कर। असली राजा क्या होता है? जो अपने साथ के लोगों को सपोर्ट करता है, अपने परिवार के लोगों को, अपने साथी जनों को प्रोटेक्ट करके चलता है, उनकी हर समय मदद करता है, और विशाल हृदय के साथ लोगों की गलतियों को भी माफ कर देता है। बार बार ऐसे जातक की पत्नी बड़ी बड़ी गलतियां करती, पर उसे माफ करने की प्रवृत्ति उसमें डेवलप करनी हो। ऐसा व्यक्ति, कई बार ऐसा लगेगा वो कहेंगे कि हमारी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी है, परंतु वो मान सम्मान के लिए, दिखावे के लिए ये बात कहते हैं। वास्तविक स्थिति के अंदर वो काफी कटुता अपने संबंधों को लेकर के अनुभव करते हैं। क्लियर हुआ बात? तो ये हमारी सूर्य की बात थी, सिंपल। सूर्य का स्वभाव में तीक्ष्णता होती है, उग्रता होती है, क्रूरता होती है। एक लाइन में कहें तो नैगिंग नेचर होता है। तूने ये सामान यहाँ क्यों रख दिया, तूने वहां क्यों रख दिया, यहाँ रखा है तो वहां क्यों नहीं रखा, और वहां रखा है तो यहाँ क्यों नहीं रखा। इन छोटी छोटी बातों को लेकर के भी भिड़ता रहेगा। तो ये जो चीज होती है, ये मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है। हाँ हेतु सिंगला जी। सर अगर पत्नी की कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में होता है, तब ये आपने जो ये पत्नी वाले जो उल्टा, कारक बताए वो उल्टा सारे पकड़ हो, लीजिए, उल्टा बिल्कुल पकड़ लेना। हाँ, फिर उसके पति का स्वभाव में ऐसा हो जाएगा, पत्नी अपने आप को राजा समझेगी, पर रियल में राजा नहीं होगी, और उसमें भी वही प्रवृत्तियां पनप जाएंगी। हस्बैंड में वही गुस्सा, डोमिनेशन, जिद, ये प्रवृत्तियां आ जाएगी। अब ऐसे में उपाय ज्यादा पति को करने चाहिए, यानी फिर हस्बैंड को उपवास रखे, हस्बैंड जो है गायत्री मंत्र का पाठ करे, संडे के दिन सूर्य की चीजों का दान करे, अंध विद्यालय में जाके दान करे। तो ये सब करने से पत्नी का जो सप्तम भाव होगा, जहां पे सूर्य बैठा है, उसको थोड़ा लाभ होता है। अब एक चीज यहाँ समझने वाली बात है कि उपाय करने क्यों जरूरी है। उपाय करने इसलिए भी जरूरी है कि सप्तम भाव में जब सूर्य बैठता है तो ऐसे व्यक्ति का डाइजेशन बड़ा वीक होता है। ऐसे लोगों को यूरिन यूरिन से संबंधित यूरिनरी प्रॉब्लम्स होने के चांस बड़े बन जाते हैं, डायबिटिक होने के चांसेस बड़े ज्यादा बन जाते हैं, दिमाग में गर्मी बहुत रहती है, शरीर में पित्त प्रकृति हो जाती है, यानी कि एसिडिटी की समस्या, बर्पिंग की समस्या, रिफ्लेक्सिस की समस्या, ज्यादा खा लिया तो प्रॉब्लम में, नहीं खाया तो प्रॉब्लम में, उस तरह की समस्या सप्तम भाव का सूर्य देता है। तो वो व्यक्ति जिसका सूर्य सप्तम में है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि वो उपाय करे। उससे बेटर है कि उसका जीवन साथी सूर्य के जितने ज्यादा उपाय करेगा, उसमें बहुत ज्यादा सक्षमता होती है उस उपाय को करने से। बहुत जल्दी ग्रह को शांति प्राप्त होती है। क्लियर हुई बात? ये सिंपल सा मैंने टेक्निक आप लोगों को बताई है। अब दूसरा हमने समझना है। हाँ कैलाश जी। नमस्कार सर, प्रणाम जी। नमस्कार। सर मेरा सूर्य से सवाल थे दो। एक तो ये कि क्या इसका डेबिलिटेड या एग्जॉल्टेड का फर्क तो नहीं पड़ता? अगर सूर्य डेबल चाहे डेबिलिटेड हो चाहे एग्जॉल्टेड हो, जो असर मैंने बताए हैं हूबहू वही मिलेंगे। आए राहु के साथ भी पड़ जाए ना ये? कोई दिक्कत नहीं, राहु को अभी ऐड ऑन नहीं करना। सूर्य उच्च का बैठा हो चाहे सूर्य नीच का बैठा हो, सवाल चीजें और था वही इससे। मिलेंगी, एक सवाल प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी, दोनों के संबंधों में दिक्कतें मिलेंगी ही मिलेंगी, ये आप मान लीजिए। हाँ, उपाय करना पड़ेगा,
जीवन साथी से कराएंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे। अभी बस आप लोग रुक जाइए, नहीं हम सूर्य पे अटके रह जाएंगे, एक ही है था ना। बस इसमें। हाँ आपने बताया था अगर गुरु साथ में बैठा हो लेडी के तो उसे घर में पूजा पाठ नहीं करे तो क्या वो हवन कर कैलाश सकती जी, अभी अभी नहीं, अभी सूर्य के अलावा अपन ने कुछ डिस्कस नहीं कर। है? सूर्य से आपने बताया ना हवन करना है तो मैं कहा हवन कर देगी वो घर पे? हवन वैसा है जिसमें गायत्री मंत्र के साथ हवन होता है, एक छोटा सा, है ना, ठीक है, वो चीज है। ठीक वो है। तो आपने कहा था ना। जी जी, भाई ऐसा है कैलाश जी, हवन के अलावा भी उपाय बताए हैं, वो करवा सकते हैं, है धन्यवाद। ना। हाँ, 1 मिनट। हाँ निको, हाँ निको, देखिए कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि अगर सप्तम भाव में ग्रह ना हो, मैंने उसी दिन भी बताया था, आप लोग एक बार में नोट कर लीजिए। अगर सप्तम भाव में ग्रह नहीं है तो अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। फिर जो हम आगे टेक्निक सीखेंगे ना, कि सप्तम भाव में जो राशि फॉल करेगी, राशि का जो स्वामी होगा वो कहाँ पर बैठा हुआ है, उस तरह से डिसाइड करेंगे। पर ये उनके लिए आज ये टॉपिक नहीं है, आज उन्हें सीखना है उन लोगों के लिए जिन लोगों की कुंडली में सप्तम भाव में ग्रह बैठता है, और समझना है कि जब सप्तम भाव में ग्रह बैठता है तो किस तरीके से पति एवं पत्नी की मानसिकता में असर पैदा। तो अब देखेंगे हम चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा यदि सप्तम भाव में हो तो क्या, कभी कभी हमें लगता है कि सप्तम भाव का जो चंद्रमा है वो तो चूंकि शुभ ग्रह है, तो ये शुभ ग्रह होने के कारण जो है कोई दिक्कत पैदा नहीं करना चाहिए। रितु जी, एक बार आप लोग सब लिखते रहिएगा, मैं थोड़ा सा आपको जो, देखो आप लोग जल्दबाजी करोगे तो मेरे अंदर जल्दबाजी आ जाती है, मुझे लगता है जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट कराओ लोगों को, तो ज्यादा बेटर है कि वो ना करें तो आप बेटर रहेगा। हाँ निकुल, हाँ। सर रिक्वेस्ट है, आप बाय फोर्स सबको बोल दीजिए ना, एक बार सब सुन लें, फिर एंड में क्वेश्चन पूछ लें, बीच बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है। देखिए ऐसा है, सभी लोग समझदार हैं, और मेरा स्वभाव थोड़ा सा फिर गर्म प्रकृति का भी है, तो मैं फिर कभी बोल जाता हूँ तो फिर मैं ज्यादा टेढ़ा बोल जाता हूँ, फिर बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं सभी को यही कहूंगा कि मैं जब बार बार, मुझे जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे ना उतना बेटर रहेगा। जल्दबाजी मत करो, 15 क्लास का मतलब 15 क्लास नहीं, 16 देनी पड़े 17 देनी पड़े मैं दूंगा, आपके सवालों का जवाब दूंगा। हड़बड़ाहट ना करें, एक बार सुन ले, उससे नहीं तो मेरा फ्लो टूट जाता है, और कई बार तो मुझे ही समझ में नहीं आता मैं किस तरफ चला जाऊंगा। क्योंकि देखिए आप समझिए, मेरा 18 सालों का अनुभव है, अब इतने सालों में इतनी प्रैक्टिस का अनुभव है, मुझे तो आप जिस दिशा में ले जाएंगे मैं उस दिशा में भाग। पर समस्या ये है कि आप ही लोग बाद में बोलेंगे जी हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, मुझे तो कहीं पर भी ले जाइए। तो इसलिए ज्यादा बेटर है कि आप बाद में हैंड रेज कीजिएगा, और अभी लिख लीजिएगा कि कोई भी डाउट आ रहा है अपन क्लियर कर लेंगे, और रिपीट ना होने दें चीजों को। अगर मैंने किसी का जवाब दे दिया है और दूसरे के लिए वो जवाब मिल गया है तो उसको दोबारा क्वेश्चन ही मत राइज। अब देखिए आप सभी लोग बड़े हैं, कोई छोटी क्लास के स्टूडेंट को मैं नहीं डील कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो मुझसे भी उम्र में बड़े हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग आराम से, शांति से, संयम के साथ सीखें, आपको बड़ा आनंद आएगा और नए नए रहस्य खुलेंगे जो निश्चित रूप से आपको पहली बार देखने को समझने को मिले, कि इतना डिटेल के अंदर। क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी व्यक्ति की मैरिज लाइफ के अंदर बहुत आराम से उसको बारे में डिटेल से बता पाए, बहुत डिटेल से बता पाए। नहीं तो बहुत तरह तरह के कंफ्यूजन होते हैं जिसमें वो समझ नहीं पाता है। चलिए चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। अगर चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है तो चंद्रमा को समझने के लिए आप ऐसे समझो कि जैसे एक छोटा सा तालाब है, और उस तालाब में आपने देखा होगा
जब हम बच्चे होते थे तो छोटी छोटी कंकड़ी मारते रहते हैं बैठे बैठे। जब कंकड़ मारते हैं तो उसमें रिपल्स निकलती है, ऑक्सीलेशंस होती हैं, लहरें चलती हैं छोटी 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 छोटी। जिस भी दंपत्ति के जीवन में सप्तम भाव में चंद्रमा होता है, उनके साथ भी नोक झोंक ऐसी ही चलती रहती है। और पर ये नोक झोंक कैसी होती है कि सुबह किसी ने छोटी सी कंकड़ मारी और वो ऑक्सीलेशन शाम तक चलती रहती है। कुछ लोगों के यहाँ तो 2-2 3-3 दिन तक चलती रहती है कि तुमने सुबह ये बात क्यों कही। अब सुबह की बात गई तो गई, तो पिछली बात को भूल नहीं पाते हैं और बहुत जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सप्तम भाव का चंद्रमा अपने जीवन साथी से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखता है, और वो एक्सपेक्टेशन इतनी होती है कि जितने आकाश में तारे। इसलिए वो कभी भी अपने जीवन साथी से सेटिस्फाई नहीं हो पाता। फिर आप कहेंगे जी हमने तो ऐसे लोग देखे हैं जिनका सप्तम में चंद्रमा है, वो तो अपने जीवन साथी की बड़ी बड़ाई करते हैं। यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये लोग बाहर जाकर के कभी भी अपने जीवन साथी की बुराई नहीं करते। ये इनका बड़ा पॉजिटिव और प्लस पॉइंट होता है। ये बाहर कभी भी किसी के सामने अपने जीवन साथी की बुराई नहीं करते, उनकी तारीफ करते हैं। और अगर उनका मूड अच्छा है तो खुद भी बड़ी अच्छी तारीफ कर लेते हैं। और अगर मूड खराब है तो फिर वो बातें ढूंढ ढूंढ के लाएंगे कि बस पूछो मत। अगर शादी को 10 साल हो चुके हैं तो पिछले 10 साल में जितनी भी उल्टी सीधी घटनाएं होंगी वो सारी एक रात में समझा देंगे कि सामने वाला भाग, और वो भी 3 दिन तक कैसे ऐसे बेचारा हिलता रहे। तो ये चंद्रमा का नेगेटिव पॉइंट है। तो नेट सेल में याद करने के लिए क्या करेंगे अपन, ये याद करना है कि यहाँ पर इमोशनल डेंट बार बार लगता है। एक ही लाइन में याद करना, जिसके भी सप्तम में चंद्रमा मैरिज लाइफ के कारण बार बार इमोशनली डेंटेड फील करते हैं, उन्हें लगता है कि उनका जीवन साथी उनकी बात को नहीं सुनता है या उनकी केयर नहीं करता है। दो में से कोई भी बात, या तो सुनता नहीं है या केयर नहीं करता है। ऐसी बात उनके दिमाग में घर बैठ जाता है और अंदर ही अंदर कुटते रहते हैं, क्योंकि बाहर तो बताते नहीं, बाहर तो तारीफें करते हैं, फिर अंदर ही अंदर कुटते रहते हैं, जिससे कई बार स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहां पर आपको क्या करना होगा, यहां पर भी वही सूत्र कि उसके जीवन साथी को कहो कि चंद्रमा के उपाय करें, चंद्रमा का मंत्र जाप करें, चंद्रमा की वस्तुओं का दान करें, सोमवार का उपवास करें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, या ओम नमः शिवाय का पाठ भी उत्तम रहता है। अगर दाम्पत्य जीवन इस कगार पे पहुंच जाए कि दोनों के दोनों सेपरेट होना चाहें, वैसे अक्सर चंद्रमा वाले छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ते हैं, सेपरेशन वाली लड़ाइयां नहीं लड़ते। फिर भी किसी अन्य ग्रह या किसी गलत दशा के दुष्प्रभाव में इस कगार पे यदि पहुंच जाएं तो पति पत्नी को कहें कि लगातार 11 दिन तक रुद्राभिषेक कराएं। रोज रुद्राभिषेक रख दो, 11 दिन तक रख, और फिर महीने में एक बार अमावस्या वाले दिन रुद्राभिषेक रख। आप देखेंगे कि अगर वो कोर्ट में जाने की भी तैयारी कर चुके हो तो वहीं से वापस आ जाए। जिसके सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा होता सर सॉरी, एवरी सोमवार या संडे? है, एवरी मंडे। थैंक यू सर।
ऐसा व्यक्ति अपने और अपने परिवार के प्रति बड़ा इमोशनल होता है और उसका जीवन साथी इतना इमोशनल नहीं होता। पर दूसरों के प्रति ऐसा व्यक्ति खास इमोशनल नहीं होता। बड़े प्रैक्टिकल होते हैं लोग, हाईली प्रैक्टिकल, पर अपनी फैमिली के प्रति बड़े इमोशनल होते हैं। इसी तरीके से मंगल ग्रह अगर किसी का सप्तम भाव में बैठा हो तो मंगल के बारे में कहते हैं कि मंगल करावे दंगल। बिना मतलब की लड़ाई झगड़ा, बिना मतलब का विवाद, फसाद, मार पिटाई। ध्यान रहे कि मंगल कहीं पर पति पत्नी के बीच में आ जाता है तो फिर मैन हैंडलिंग भी हो जाती है, पति पत्नी में मारा पिटी भी हो जाती है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, जिस व्यक्ति के सप्तम भाव में मंगल बैठा होता है उसका खुद का स्वभाव बड़ा गड़बड़ा जाता है। पत्नी हमेशा भय महसूस करती, कभी कभी ये लोग एक से ज्यादा रिलेशनशिप में चले जाते हैं। शादी टूटने के कगार पर, जीवन में कई बार टूटने के कगार पे पहुंच जाती है और गलत दशाओं में शादी टूट ही जाती है। इसको बचाना का ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर कोई कंप्लेंट करता है कि हमारे हस्बैंड का स्वभाव बहुत टेढ़ा है, मार पिटाई उपद्रव शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में चेक करें कहीं मंगल तो सप्तम में नहीं बैठा हुआ। सप्तम में अगर मंगल बैठा है तो मंगल का इलाज करना बहुत जरूरी है। जीवन साथी को कहें मंगलवार का उपवास रखें, मंगलवार को दान करें मंगल की चीजों का, हनुमान चालीसा के पाठ रखें, मंगल ग्रह की शांति भी करवाई जा सकती। ऐसे लोगों को साल में एक बार मंगल ग्रह की शांति अवश्य करानी चाहिए। अपने ही जीवन साथी से दोबारा विवाह करें और मंगलवार के दिन मीठा प्रसाद बांटना ना भूलें। पति पत्नी दोनों में से किसी एक को अपनी ड्यूटी मान करके मीठा जरूर घर परिवार में बांटना चाहिए, बाहर भी खिलाना चाहिए। अगर मीठा ना बांटे उस दिन मंगलवार के दिन हलवा जरूर बनाएं और घर वाले मिलकर के ही आपस में खा लें अगर बाहर नहीं बांटना तो। परंतु मीठे का जरूर हिसाब किताब होना चाहिए। परिवारजन के लोग आपस में भी हलवा बना करके खा सकते हैं। ये उपाय मंगल के करते रहना चाहिए। बुध ग्रह, अगर सप्तम भाव में बुध ग्रह अकेला बैठा है, यहां पर बैठा हुआ बुध ग्रह पैसे के लिए, व्यापार के लिए, कामकाज के लिए, नौकरी चाकरी के लिए तो ठीक है, पर अकेला बैठा हुआ मैरिज लाइफ के लिए बुध ग्रह ठीक नहीं है। बुध ग्रह सप्तम भाव में हो तो जीवन साथी का स्वभाव या बिहेवियर चाइल्डिश बिहेवियर होता है, यानी बच्चों जैसा बिहेवियर होता है। अगर गलती से यहाँ पर बैठा बुध हो और शनि देख ले, शनि दृष्टि संबंध बना ले, तो इम्पोर्टेंसी भी एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है, जिससे मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे में बुध ग्रह के उपाय किए जाने चाहिए और मैं जो भी उपाय आप लोगों को बता रहा हूं
इसका मतलब मैं ये समझा रहा हूं कि जीवन साथी से करवाएं। और पाप ग्रह हो तो दोनों करें। जैसे सूर्य का था तो लड़का भी करे लड़की भी करे, मंगल है तो लड़का भी करे लड़की भी करे। पर अगर चंद्रमा है तो एक भी कर लेगा तो भी गुजारा चल जाएगा, बुध है तो एक भी कर लेगा तो गुजारा चल जाएगा। बुध अगर है और किसी तरह पीड़ा दे रहा है तो साबुत मूंग का दान, किन्नरों को दान, दुर्गा चालीसा का पाठ, छोटी कन्याओं का पूजन, ये उपाय करने चाहिए। बृहस्पति यदि सप्तम भाव में हो, बृहस्पति जब भी सप्तम भाव में होता है तो ईगो प्रॉब्लम पैदा करता है, अहम की समस्या पैदा कर देता है। और कमाल की बात तो है पति पत्नी दोनों में ईगो बहुत होती है। मतलब एक की कुंडली में सप्तम भाव में बृहस्पति हो जाए, दोनों में ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। दोनों पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, उसके बावजूद भी दोनों में तनातनी का माहौल बहुत गजब का बन जाता है। ऐसे में अपनी ईगो का समाधान ये ऐसे लोगों को करना चाहिए। गुरु का उपवास रखें, जीवन साथी रखें तो बहुत ही बढ़िया। गुरु का उपवास रखें, वीरवार को बृहस्पति की चीजों का दान दें, और घर में मंदिर बना करके दिया बत्ती जला करके घंटी बजा करके पूजा ना करें। मेडिटेशन करने में, ध्यान से समझना, मेडिटेशन करने में कोई मनाही नहीं है। मेडिटेशन करें, योग करें, प्राणायाम करें, कोई मनाही नहीं है। परंतु ऐसी पूजाएं जो बैठ के दिया जला करके और घर में घंटी बजा के होती हैं, वो करना मना है। मूर्तियां अपने घर में ना रखें, पर पेंटिंग्स रख सकते हैं, फोटो रख सकते हैं देवी देवताओं के। शुक्र ग्रह के बारे में, सप्तम भाव का शुक्र काफी खराब साबित हो सकता है। ये दो या दो से अधिक विवाह की तरफ भी लेके जा सकता है। फिर से समझना, दो और दो से ज्यादा विवाह की तरफ ले जा सकता है। अब द्विस्वभाव राशियों का कंसेप्ट समझा देता हूं आपको। द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी होती हैं? मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। ये राशियां द्विस्वभाव राशि होती। तो बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है, गलती से भी शुक्र सप्तम भाव में द्विस्वभाव राशि में नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये दो रिलेशन, जीवन में दो या दो से अधिक रिलेशन करवाता ही करवाता है। फिर भी शुक्र में अगर स्थिर राशियां हो और शुक्र सप्तम भाव में बैठा हो, फिर भी बचाव के चांस होते हैं। ऐसे में फटाफट शादी होते के साथ ही विद इन 6th मंथ अपने जीवन साथी से दोबारा विवाह कर लेना चाहिए, तथा शुक्र के उपाय जल्दी से जल्दी आरंभ कर देने चाहिए। शुक्र का उपवास, शुक्र की चीजों का दान,
शुक्र मंत्र का जाप, ये तुरंत किए जाने चाहिए। शुक्र के साथ समस्या क्या है कि शुक्र बड़ा चमक दमक वाला ग्रह है, और यहां बैठ करके शुक्र जो है बहुत एक्सपेक्टेशन रखता है, और सौंदर्य की एक्सपेक्टेशन तो कुछ ज्यादा ही हो जाती है, मन में चंचलता काफी हो जाती है। इस कोर्स में आप पढ़ेंगे जो चीजें मैं बता रहा हूं आगे चल करके, कि ऐसा नहीं कि ये होगा ही होगा, कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो इन चीजों को रोक भी लेते हैं। ऐसे जातक को के जीवन साथी को माँ लक्ष्मी की उपवास, माँ लक्ष्मी की साधना, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप, गो सेवा बड़े उत्तम परिणाम देती है। अगर शनि ग्रह सप्तम भाव में हो, शनि अगर 7वें घर के अंदर है, तो ये मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता, और बड़े सावधान होने की जरूरत है अगर शनि वक्री है तो। अगर शनि रेट्रोग्रेड होकर के सप्तम में बैठ गया, तो ये बहुत ज्यादा चांस है कि ये मैरिज लाइफ को डैमेज करता है, और एक से अधिक रिलेशंस की ओर लेकर के जाता है। ऐसे में उसके जीवन साथी को चाहिए कि शनि ग्रह की चीजों का दान पुण्य करना चाहिए। अब जिसके सप्तम भाव में शनि होगा, एक तो थोड़ा सीक्रेटिव होते हैं ऐसे लोग, अपने मन की बात बताते नहीं जल्दी से, और मैक्सिमम काम छुप छुप के ही करते रहते, तो उसके जीवन साथी इस बात से भी परेशान हो सकता है कि साहब क्या करें। पर धन धान्य के लिए सप्तम भाव का शनि बहुत उत्तम होता है, ये मैं पहले बता दूं। तो उन्हें शनिवार का उपवास रखना चाहिए, शनि की चीजों का दान करना चाहिए, शनि मंत्रों का जाप करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ग्रह वक्री है तो विशेष सावधान, तो फिर बिल्कुल मत चूकिए, इंतजार मत कीजिए, नहीं तो मैरिज लाइफ खराब हो जाएगी। और शनि, ध्यान रखना, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सेपरेटिव नेचर के ग्रह होते हैं, मतलब इनका स्वभाव ही सेपरेशंस वाला है। फिर से बोल रहा हूं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सेपरेटिव नेचर के प्लैनेट्स, इनका स्वभाव ही सेपरेटिव वाला, सेपरेशंस वाला है। तो ये सप्तम भाव में आते हैं तो किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके सेपरेशंस के योग बनाते हैं बार। अगर सप्तम भाव में शनि वक्री नहीं है, तो जीवन साथी बहुत उत्तम कोटि का मिलता है, बहुत बढ़िया मिलता है, बहुत फर्स्ट क्लास मिलता है, पर उसके बावजूद संबंधों में तनातनी बनी रहती है। काल भैरवाष्टकम स्त्रोत का पाठ, शनि ग्रह की चीजों का दान, और शनिवार का उपवास उत्तम फलदायी हैं। इसी तरीके से राहु को समझना है। अगर राहु सप्तम भाव में हो, तो ये पति पत्नी के संबंधों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि राहु थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का सबसे बड़ा प्लेनेट है। तो उसके जीवन साथी को दो काम करने चाहिए, एक तो पानी वाला नारियल मंदिर में अर्पित करे, और धर्म स्थान में डिटर्जेंट पाउडर, टॉयलेट क्लीनर, झाड़ू, पोछा इत्यादि का दान करते रहना चाहिए। तो मैरिज लाइफ में सुख शांति बनी रहती है। यदि केतु सप्तम भाव में हो,
अगर 7वें भाव में केतु है, ये भी बार बार लड़ाई झगड़ा वाद विवाद फसाद को जन्म देने वाला ग्रह है और मैरिज लाइफ के को बार बार डिस्टर्ब करता है। कभी कभी तो पति पत्नी दोनों में से कोई एक बहुत ज्यादा भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं, जिससे स्पिरिचुअल डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। और ऐसे में केतु ग्रह के उपाय करवाना उत्तम परिणाम देता है। ब्रास की घंटियां मंदिर में दान देना, महीने में गणेश चतुर्थी आती है 2 बार, शुक्ल पक्ष की सर चतुर्थी, क्या चीज शुक्ल सर पक्ष की क्या चीज दान चतुर्थी, करना? घंटियां, ये शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, महीने में 2 चतुर्थी आती है। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर के दोनों चतुर्थियों में उपवास रखें और मोदक का भोग भगवान गणपति जी को लगाएं, 108 मोदक का भोग गणपति जी को लगा करके उसे बांट दें, ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहता है। और अगर किसी प्रकार के कैरियर में बाधा आ रही हो, कार्य में रुकावटें आ रही हो, तो वो भी निश्चित रूप से धीरे धीरे दूर होती हैं। अब आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ कृष्ण जी, आप बताइए। सर सप्तम में शनि का पूछना था जी सर। हस्बैंड और वाइफ दोनों की कुंडली में अगर सैटर्न हो सप्तम में, देन दोनों को उपाय करना होगा शनि का, और ध्यान ये रखना है कि शनि कहीं वक्री तो नहीं। अगर वक्री है तो उपाय ज्यादा करना, क्योंकि वक्री शनि मैरिज लाइफ को ज्यादा लेवल तक डेंट मारने में सक्षम होता है। और सर अगर मैच मेकिंग आ रही हो दोनों सैटर्न वाली कुंडलियां, तो अवॉइड करनी चाहिए या उसमें ये उपाय करके कर लेना चाहिए? मैचिंग केवल एक पॉइंट के ऊपर नहीं टिकी होती, उसके बहुत सारे आयाम होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी कुंडली में इस तरीके से रिजेक्ट नहीं कर सकते हम। हाँ, मैचिंग का सूत्र जरूर आपको मैं बताऊंगा कि जब लड़का जी जी जवान है या लड़की यंग है, जब शादी करने से पहले कौन से लगन की कुंडली, कौन सी राशि की कुंडली उन्हें प्रेफर करनी चाहिए, ये ज्योतिष में सूत्र जरूर है। पर ये सूत्र नहीं है कि शनि शनि दोनों में तो रिजेक्ट कर दो। हाँ, ये हम मानते हैं कि ये चीज अच्छी नहीं। सर जैसे सन का बताया आपने, सन की रेमेडीज बताई, सारी बताई हैं, तो सप्तम में सूर्य है तो रत्नों के बारे में या फिर जैसे सोना, ऐसे लोगों को सोना अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में सर थोड़ा सा, या देखिए, रत्नों को अवॉइड करना चाहिए? रतन से मैरिज लाइफ का मामला ये सप्तम भाव वाले ग्रह से नहीं होता। ठीक जी है, जी सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हो, उसका रतन पहनने से मैरिज लाइफ में कोई भी पॉजिटिव सुधार नहीं आता। ठीक है, सर मेल की कुंडली में अगर मेल की कुंडली में सप्तम में सन है और फीमेल ज्यादा गोल्ड यूज कर रही है, तो वो उससे कोई फर्क है या उसको ना कैसे जी, उसको कोई फर्क ज्वेलरी नहीं है। ज्यादा? बस ये ध्यान रखना कि कहीं वो दिल्ली में ना गुजर रही हो, कहीं ऐसी बस्ती में ना गुजर रही हो जहां से चेंज नेचर ज्यादा हो। बाकी कोई टेंशन वाली बात। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, शुक्रिया। हाँ, रितु भाटिया जी। सर वैसे तो आप आगे कराएंगे, अगर जैसे सूर्य मंगल और शुक्र तीनों ही सप्तम भाव में हो तो मैरिड लाइफ तो खत्म है बिल्कुल ही। नहीं, अपन ये नहीं कहना किसी के कि मैरिज लाइफ खत्म है कि नहीं खत्म है, वो उन्हें मालूम। बस इन्हें ये कहिए कि उनके जीवन साथी को भी इन ग्रहों के उपायों पे काम पे लगाइए। जीवन साथी की कुंडली में भी गुरु हो 7वें घर में तो वो तो तो उसके बिल्कुल ही लिए ईगो। खुद को करना है। यानी कि पति पत्नी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। सपोज करो
पत्नी की सप्तम भाव में गुरु बैठा है और पति के सप्तम भाव में सूर्य बैठा है, तो पत्नी को सूर्य का उपाय करना है, पति को गुरु का उपाय करना है, मैरिज लाइफ ठीक हो जाएगी। आगे चल करके, अभी मैंने टेक्निक पे बात करना शुरू नहीं की है, मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा आगे चल करके कि किस तरीके से कौन सी कुंडलियों के अंदर तलाक के योग या दो से अधिक विवाहों के योग शॉर्ट हो जाते हैं, तो फिर उन्हें दोबारा मैरिज करने की सलाह दी जाती है। इन उपायों के करने के बावजूद भी दोबारा शादी करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, हाँ मंगेश जी। जी नमस्ते। नमस्ते। अगर मानो सप्तम भाव में एक से ज्यादा ग्रह हो तो फिर उसके रिजल्ट कैसे रहेंगे? अगर एक से ज्यादा ग्रह हो तो उसके रिजल्ट भी देखना, मैं समझाऊंगा, पर ध्यान ये रखना, सबसे पहला सूत्र मैंने करवाया था, एक भी ग्रह नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे ग्रह की संख्या बढ़ेगी, समझो प्रॉब्लम बढ़ने के चांस बढ़ जाए। अब जैसे पाप ग्रह अगर ज्यादा इकट्ठे हो गए तो स्वभाव में तीक्ष्णता और क्रूरता बहुत ज्यादा आ जाती है। पापक ग्रहों के अंदर इम्पेशंस, एक्शन का रिएक्शन बहुत फास्ट, और बिना मतलब के डिबेट्स, सेपरेटिव एटीट्यूड, जिद्दी स्वभाव, ये सब हो जाता है। और पति पत्नी दोनों में से एक के ये स्वभाव बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। वो मैं बताऊंगा एक दिन कि कैसे 2 या 3 ग्रह बैठे हों तो किस तरीके से हमने देखना है कि कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दिखाएगा। हाँ जी, चारू जी। धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्कार। मुझे दो चीजें पूछनी थी सर। एक तो सर आपने जो चंद्र का बताया कि चंद्र अगर 7th हाउस में है तो सर वैसे कोई भी प्लैनेट जो 7th हाउस में बैठेगा उसकी दृष्टि तो 1st हाउस पे पड़ेगी ही पड़ेगी, और कोई भी 1st हाउस में बैठेगा उसकी दृष्टि भी 7th हाउस पे पड़ेगी। जी, तो सर मैं बस ये समझना चाह रही थी सर, जैसे आपने कहा चंद्र अगर 7th हाउस में बैठा है हस्बैंड के चार्ट में, तो हस्बैंड जो है वो ज्यादा प्रैक्टिकल होगा बाहर की दुनिया से और वाइफ के साथ ज्यादा इमोशनल होगा, क्या मैं ठीक समझी हूँ बाहर सर? की दुनिया से प्रैक्टिकल काफी ज्यादा होगा, पर अपनी फैमिली और बच्चों को लेकर के बहुत इमोशनल होगा, बहुत प्रोटेक्टिव होगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है सर, एक ये बात सर, और सर सपोज सर हस्बैंड एंड वाइफ के चार्ट में, हस्बैंड के चार्ट में 1st हाउस में गुरु हो और वाइफ के चार्ट में 7th हाउस में गुरु हो, तो सर आज इसको हम कैसे समझ आज सकते हैं? आज फर्स्ट हाउस की बात नहीं करेंगे, है ना, नहीं तो हर आदमी ठीक अपना है सर, केस ठीक है, निकाल हाँ। के लेके आए। अभी रुक जाओ, 2-4 नहीं सर, टेक्निक मेरा मैं बता लूं, फिर लोग कुंडलियां नहीं ठीक देंगे है, इस कोर्स के एंड में। ये बता दूं, ठीक है सर। मैंने जब पिछली बार कोर्स करवाया था तो हालात ये हो गई थी, मैं कुंडलियां मांगता था, लाओ आज किसकी करानी है, कोई नहीं हाथ में आया। जब मैंने नवमांचा कराने सुना, अरे गुरुजी इतने हाँ, नहीं डेप्थ नहीं तक सर, बता देते मैं हैं, तो वैसे ही पूछ अभी रही तक तो मोटा मोटा ही बता हूँ। रहे थे, हैं, कोई बात नहीं। सर हम तो वेट कर रहे हैं नवमांश का, बिकॉज इतनी सारी चीजें सुनी है नवमांश चार्ट के बारे में, लेकिन कुछ ठीक से कहीं से कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं कोई तो बात सर नहीं, लुकिंग आपको आ फॉरवर्ड जाएगा, सर। आ जाएगा। थैंक यू सर, हाँ थैंक कैलाश यू सो जी। मच। सर सवाल है जैसे आपने शनि का डिस्टर्बेंस आवाज नहीं आ रही कैलाश जी, आवाज नहीं आ रही आप। का डिस्टर्बेंस आ रही है जी, हाँ डिस्टरबेंस आ रही है। डिस्टर्बेंस है। हाँ अमन। गुरुजी मुझे पूछना था कि अगर किसी की कुंडली में इस तरह के ग्रह हैं तो क्या शादी से पहले कुछ करवा सकते हैं उपाय? हाँ बिल्कुल, शादी से पहले ही करने चाहिए। तो शादी से पहले फिर कैसे होगा, क्योंकि जीवन साथी तो शादी के वो बाद ही आगे बनेगा। बताऊंगा, शादी से पहले उपाय कैसे की जाते है ना, कि जी कैसे डिसाइड करें कि कौन सा उपाय करें, लड़का या लड़की कैसे उपाय करें जिससे जी मैरिज लाइफ में फायदा हो। ठीक है गुरुजी। अब मेरी आवाज हाँ आ रही है गुलाब जी, अभी आ रहा हूँ कैलाश जी, अभी आ रहा हूँ। सर जैसे आपने बताया कि शनि यदि रेट्रो हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ जाता है, जी क्या इसी प्रकार बाकी प्लैनेट्स के भी रेट्रो होने पे नेगेटिव हाँ इम्पैक्ट?
हाँ गुलाब जी, सप्तम भाव में अगर रेट्रो हो गया तो मतलब फिर जो है ना तनाव की स्थिति ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ कैलाश जी अब बताइए। सर जैसे आपने बताया था कि भी उसका स्पाउस जो है वो करे हाँ रेमेडीज, रेमेडी करें। तो मान लो स्पाउस के सेपरेशन शुरू हुई है और अभी तो वो स्पाउस नहीं करता तो क्या लड़की खुद ही कर दे या लड़का खुद ही कर ले वो? देखो जी, करना ये चाहिए कि अगर उसके स्पाउस की कुंडली के हिसाब से जो बंदा विलिंग है ना करने में उपाय, उसको कहो अपने जीवन साथी की कुंडली में सप्तम भाव में जो भी पाप ग्रह बैठे हो उसके उपाय उसको बता दो, तो उससे वो शांत होना शुरू हो जाएगा। सर हमारे मैंने आपके पास कंसल्टेंसी कल लेनी है, मेरी बिटिया के है रेट्रोगेट अच्छा, रेट्रोगेट सैटर्न, तो उसका जो हस्बैंड है वो सेपरेशन चाह रहा है, खुद नहीं चाह रही, तो मैं उसका उपाय कौन करेगा, वो करेगी वो करेगा? बिटिया की कुंडली में अगर सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड है तो करना तो हस्बैंड को चाहिए, पर अब वो बैठा दूसरे मोड के अंदर है तो क्या कर सकते हैं, फिर दूसरा कोई ना कोई तरीका करेंगे। और मैं कल आपको बात करता हूँ आपके फोन पे जी नहीं? जी जी जी। धन्यवाद। हाँ कुमुद जी सर नमस्कार। सर मैं ये नमस्कार। पूछ रही थी चंद्रमा 7th हाउस में है तो अ, हाँ हाँ चंद्रमा अगर 7th हाउस में है वाइफ के तो हस्बैंड ज्यादा मीन्स मूड एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी या वाइफ की? नहीं, जिसके सप्तम में चंद्रमा होता है वो एक्सपेक्ट ज्यादा करता है, उसका राइट। जीवन साथी इतना ज्यादा इमोशनल नहीं होता, उसको इसी बात का तो वो रहता है। मतलब जिसके भी सप्तम भाव में चंद्रमा होता है वो ये चाहता है कि अगर मैं रो रहा हूं तो मेरा जीवन साथी भी रोना शुरू कर दे, अगर मैं हंस रहा हूं तो मेरा जीवन साथी भी मुझे देख के हंसना शुरू कर दे। इसे ही कहते हैं ओवर एक्सपेक्टेशन। इसी वजह से दोनों के बीच में खामखाई की तनातनी होती है। कहते हैं बेमतलब का झगड़ा, चंद्रमा सप्तम बेमतलब का झगड़ा, मतलब झगड़े की कोई बात नहीं है, बिना मतलब की चीजें क्रिएट होती है, और वो होती है छोटी छोटी। बड़े प्यार मोहब्बत से बात करते करते पता नहीं कौन सी बात कहाँ ले जाएंगे और फिर आपस में मुंह, अच्छा भाई तू उस कमरे में तू उस कमरे में। अच्छा, बस चंद्रमा की ये अच्छी बात है कि मार पिटाई नहीं होती, ये अच्छी बात। राइट, थैंक यू सर। हाँ हेतु सिंगला जी। सर जैसे कि आपने बताया कि चंद्रमा जिसकी कुंडली में होगा वो इफेक्टेड होगा, तो सर सूर्य इफेक्टेड या दोनों मंगल। होते हैं। हेतु सिंगला जी पहले तो ये बोला करो सप्तम भाव में चंद्रमा, चंद्रमा तो कहीं ना कहीं सबके मिलेगा ही मिलेगा। सप्तम भाव में, यस सर। हाँ जैसे सूर्य और मंगल युति में बैठे हैं सप्तम भाव में, हाँ। तो ये इफेक्ट जिसकी कुंडली में बैठे हैं उस पर ज्यादा होगा या उसके जीवन साथी पर ज्यादा होगा? उसके जीवन साथी पर भी होगा और उस पर तो होगा ही होगा। उस पर तो होगा ही होगा। तो सर उसके जैसे जीवन साथी, एक चीज ध्यान रखना, वो जो ग्रह सप्तम भाव में बैठा है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के नेचर को भी इम्पैक्ट में डाल देता है। जैसे सूर्य मंगल अगर जी, सप्तम भाव में बैठे हैं तो उसके जीवन साथी में भी गुस्सा आएगा, और वो क्या अच्छा, कहेगा, शादी से पहले मैं बड़ा शांत था, शादी के बाद पता नहीं मेरे से क्या हो गया है, ठीक, हैं? ठीक है। तो सर इसके उपाय मतलब दोनों ग्रह के ही फिर एक साथ ही मतलब उपवास करने होंगे, मंगल के भी, सोम के भी, संडे के जी भी? जी 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 जी, इतने ठीक दिन भूखे नहीं रखना। वैसे ही है। बेचारे को बड़ी सजा हो रही है, और ज्यादा सजा से कोई फायदा नहीं हाँ सर, इसीलिए ना कोई भी एक कर ले, है। या तो हाँ जिसकी कुंडली में है वो खुद कर ले। हाँ। ठीक, गॉट इट। अग्रवाल साहब हाँ नमस्कार गुरु जी। मैं नमस्कार। ये पूछना चाह रहा था कि यदि सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो, वीनस हो, और वो उसमें ड्यूल स्वभाव राशि भी हो, डबल माइंडेड राशि भी हो, तो और डाइवोर्स हो चुका हो उसका, तो नेक्स्ट उसके लिए भी उसको उपाय करने चाहिए, या एक बार हो चुका है उसका सेकंड बार नहीं नहीं, जो हो ही के चुका लिए? अग्रवाल साहब उसका तो खैर क्या कर सकते हैं, फिर तो नहीं सेकंड वो तो हो मैरिज चुका है, के चलो बहुत बढ़िया। हाँ नहीं, सेकंड मैरिज के उपाय को देखना चाहिए। फिर सेकंड हाउस मतलब सेकंड मैरिज के लिए ना भाव बदल जाता है, तो इसलिए फिर वो सप्तम ओके, वाला रूल ही खत्म हो जाता है, वो सेवंथ रूल ही हाउस खत्म वाला हो गया। रूल ही वर्क नहीं करता ना, तो इसलिए उसका फिर ओके, उपाय करने का कोई लाभ
ठीक है सर। तो उसके लिए फिर कौन सा सेकंड हाउस में कौन देखेंगे? सेकंड वो उसके लिए देखेंगे, आगे चलेंगे अपन। सेकंड ओके, मैरिज का भी थैंक तो यू, योग कराना इसमें। हाँ अरविंद जी, थैंक यू। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। सप्तम भाव में अगर मंगल है और अस्त है, उसका क्या असर पड़ेगा अगर कोई भी अस्त ग्रह हो? देखिए, पहली बात तो अरविंद जी, अस्त ग्रह कोई भी सप्तम भाव में नहीं होना चाहिए, बाकी चल जाता है। और मंगल अगर सप्तम भाव में अस्त है तो जीवन साथी के स्वभाव को बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देता है। क्रोध, और वो भी अनडायग्नोज्ड। अनडायग्नोज्ड का मतलब है कोई भरोसा नहीं किस बात पे गुस्सा हो जाए, तो उसे कहते हैं अनडायग्नोज्ड एग्रेशन, कि पता ही नहीं चलता कि किस बात के ऊपर झगड़ा हो जाए। और जब जीवन साथी खुश रहेगा तो खुश रहेगा, बहुत खुश रहेगा, अपने आप में ही खुश रहेगा, पर जब गुस्सा खाएगा तो एकदम से ऐसा खा जाएगा, आदमी को ये समझ में नहीं आता कि ये हमने क्या कर दिया। तो वैसे तो जिसका मंगल अस्त हो गया उसके लिए तो मंगल से रिलेटेड कई चीजों में गड़बड़ी हो जाती है, बट 7th हाउस में अस्त हुआ है तो ये जीवन साथी के स्वभाव को भी गड़बड़ा देता है। हाँ थैंक यू, हाँ थैंक यू। सोनिया जी, होता है क्या? है क्या बताया आपने? आवाज कट गई। टाइम पीरियड होता है क्या? कौन सा ग्रह कब हमें असर करेगा? शादी के वाले ग्रह तो शादी के बाद ही तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, नहीं, उसका कोई किसी टाइम उम्र पीरियड में, नहीं। किसी नहीं नहीं पर्टिकुलर। नहीं 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 सोनिया जी, शादी होते ही एक्टिवेशन शुरू। सप्तम भाव के ग्रह तो एकदम शादी होते ही एक्टिव हो जाते हैं, सर वो नीच उम्र का उम्र का होकर इंतजार कोई नहीं प्लेनेट करते। रेट्रो, ओके, और सर सप्तम भाव नीच में का कोई नीच का, प्लेनेट होकर रेट्रो हो जाए, हाँ नीच का तो अच्छा होकर है। सप्तम भाव में रेट्रो हो जाए, हाँ नहीं, सप्तम भाव में रेट्रो हो जाए कि रेट्रो होकर नीच का रेट्रो हो जाए? नीच का रेट्रो सप्तम भाव में। हाँ तो पहली बात तो मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, बट एंड रिजल्ट इसके अच्छे होते हैं। इसका मतलब ये होता है विवाह की शुरुआत में लड़ाई झगड़े काफी होते हैं, पर बाद में संबंध सुधर जाते हैं, मैरिज टूटती नहीं। ओके, और सर इनसे रिलेटेड रिलेशंस भी होते हैं जो हमारी लाइफ में ग्रहों से रिलेटेड, जैसे मून माँ का कारक है, हाँ सूर्य हाँ पिता वो का, तो, तो वो भी कुछ इम्पैक्ट। हाँ हाँ वो तो होता ही है, वो होता है, वो एक अलग थ्योरी है। वो अपन तो इस पूरे कोर्स में सिवाय शादी, प्रेम, रिलेशनशिप, इन्हीं पे ही चर्चा करें, ठीक है ना? ये हमें वो ऐड नहीं करने हैं, हमें सोचना नहीं है उनके बारे में। नहीं सोचिए आप, उसमें अभी तो हमने मैरिज का ही टॉपिक ले रखा है ना, नहीं तो ज्योतिष तो बहुत बड़ा है। नहीं, बताइए, जैसे पंद्रह अगर पंद्रह क्लास में कैसे पूरा करेंगे अपन? नहीं, जैसे किसी का अगर मून है सेप्टम में तो माँ बहुत इंटरफेयर करेगी उसकी शादीशुदा लाइफ नहीं में। नहीं नहीं नहीं, ये सूत्र नहीं है सोनिया, बिल्कुल भी ओके, सूत्र नहीं बनता ये कि सप्तम में चंद्रमा हो तो माँ इंटरफेयर करेगी, और सप्तम में सूर्य हो तो बाप इंटरफेयर करेगा, और सप्तम में मंगल हो तो भाई इंटरफेयर करेगा, ऐसा कोई सूत्र नहीं। ओके, मुझे यही जानना था सर। हाँ, ओके, किसी के थैंक साथ यू। इत्तेफाकन वो घटना घट रही है, बात अलग है, अदरवाइज ये सूत्र नहीं। ओके, ठीक, सर थैंक यू तो सर। मैं कराऊंगा कि किसका बाप जो इंटरफेयर करेगा, किसकी माँ करेगी, किसका सास करेगी, किसका ससुर करेगा, ये हम कराएंगे। आप चिंता ना करो, ओके, बिल्कुल ऐसी पिक्चर बना दूंगा, आप कहेंगे कि बस पूछो मत क्या हो गया। जब तो कह रहा हूँ, ओके। बाद में तो सब डरेंगे कि भाई ये तो असली पोल खोल देता है, ये तो कोई फायदा नहीं इसका तो है। देखो मेरा, जब मेरे से कोई कंसल्टेशन लेता है तो मैं उसके मैरिज मूरिज की बातें नहीं छेड़ के बैठता। मेरी एक आदत है, मैं सामने वाले से पूछता हूँ तुम क्वेश्चन पूछो। क्योंकि मेरा ये मानना है, जब तक व्यक्ति ना चाहे उसके पर्सनल रिलेशन की बातों को नहीं छेड़ना चाहिए। चाहे मुझे स्पष्ट तौर से दिखाई देता हो कि इसकी मैरिज लाइफ में बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, मैं तो भी नहीं बोलता जब तक कि वो व्यक्ति नहीं कहता कि मेरी मैरिज लाइफ को डिस्कस किया जाए। तो मैं फिर डीप में जाकर के बात करता हूं, अदरवाइज मैं बात ही नहीं करता। और यही नियम आप भी रखना, क्योंकि इस कोर्स के तुरंत बाद आप में एक नई जान आ जाएगी, क्योंकि कुंडली देखते हैं आंखें चमक जाएंगी कि आपको सामने वाले की मैरिज लाइफ एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगी।
तो उसमें जोश में आकर के मत कह देना वो बेचारा नौकरी की बात पूछे और आप जो है मैरिज लाइफ की बात करना शुरू कर दो, वो टेंशन नहीं। में आ जाएगा। हाँ हाँ, सौरभ जैन जी, अवधीश सागर जी, सर प्रणाम। प्रणाम। सर ये सप्तम में शुक्र के लिए आपने एक चीज बताई कि जो शुक्र जो है द्विस्वभाव राशि है ना, हाँ जैसे जी, मिथुन करने, तो मीन राशि में शुक्र है और शुक्र के साथ सूर्य भी है, ये तो आपने अच्छा कहा नहीं नहीं है होना सागर चाहिए, साहब, ये अच्छा नहीं है है, ना? क्योंकि ये मीन राशि में है। हाँ मीन राशि द्विस्वभाव राशि है, ये हाँ, बिल्कुल वही भी यही अच्छा नहीं है, ये वो आपने बिल्कुल अच्छा बताया तो नहीं। मैंने चेक किया कि वो है और सूर्य भी बैठा हुआ है, तो उसका उपाय तो वो 6 महीने वाला तो निकल गया, बहुत साल हो गए मान लो से तो हो नहीं जब भी सकता। मौका लगे, एज सुन एज अच्छा, पॉसिबल, फटाफट तुरंत दान नहीं, महाकल्याण कर दो। तो इसमें ये जो ये साधना किसको करनी है, मान लो जिसकी कुंडली में है ये वो, या उसका जीवन साथी कौन करेगा? उसके जीवन साथी, उनके जीवन साथी को करवाओ और दोनों की शादी दोबारा से करवा दो। तो उसमें वो शुक्र का उपाय करने और महालक्ष्मी साधना पूजा गौ सेवा हाँ, यही ये बताया। सब 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 सब, नहीं तो बड़े पंगे फंस जाएंगे आपस में, लठ बजा लेंगे आपस में, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, 2 विवाह वाला टल जाएगा उससे? देखिए सागर साहब, अगर नहीं उपाय कराएंगे तो ये कोर्ट कचहरी कभी भी भाग सकते हैं, बस इतनी बात इशारे में बता दी। ठीक है, ओके। और सर ये राहु का वाला सप्तम में जो बताया, ये हम्म, पानी का नारियल क्या करना है, थोड़ा छूट गया था ये। आइए मंदिर में दे आओ बस। अच्छा, मंदिर में देना, ठीक है, थैंक यू। हाँ चंद्रिका जी। सर आपने कहा कि सन के लिए आफ्टर जी, 44 years थिंग्स विल इम्प्रूव। इम्प्रूव ही नहीं, बहुत स्मूथली हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाते हैं, रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं। सर तो कोई अगर शादी इतनी देर से कर रहा हो तो फिर कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। बहुत लेट कर लेगा तो फिर ज्यादा बेटर है, अगर अकेला सूर्य बैठा तो लेट करे तो ज्यादा बेटर। हाँ, और कौन रह गया? हाँ, हर्ष पटेल, बाकी लोग हाँ नीचे प्रणाम करते रहे। गुरुजी। हाँ अगर सप्तम में पाप ग्रह हो तो उसका दान कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जतिन जी, कौन रह गया? जतिन नहीं है। जी नमस्ते सर। नमस्कार। सर सेवंथ में जैसे हस्बैंड के सूर्य और वाइफ के जुपिटर, तो उस केस में अब फिर मंदिर ना रखें घर पे? हाँ, मंदिर, मंदिर में बैठ के जिसका गुरु सप्तम है ना, उसे बैठ कर के पूजा नहीं करनी उसमें। ठीक मंदिर है, रखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, मंदिर रख लो, पर वहां बैठ करके पूजा पाठ मत करो। पर ऐसा नहीं ठीक, समझना कि थैंक उनको पूजा पाठ करने का हक नहीं है। मंदिर में जाके पाठ ओके पूजा कर सकते हैं, घर में ओके। मेडिटेशन कर सकते हैं, और नाम जप कर सकते हैं, और नाम अगर जप। दोनों सर संडे को जैसे सूर्योदय स्तोत्र का पाठ करें? सूर्य हृदय स्त्रोत का पाठ जब करना होता है जब कोई युद्ध लड़ना हो। अच्छा जी। ऐसे तो पति पत्नी का भी एक युद्ध ही है, पर उसको उस तरीके से नहीं देखना कि अपन ने लंका पे विजय प्राप्त करनी है, रावण को मारना है ना। ऐसी मंशाएं होती हैं पति पत्नी की, पर अपन ने उस फील्ड में नहीं जाना। तो ठीक है, आदित्य हृदय स्त्रोत नहीं करना, इससे अच्छा है राम रक्षा स्त्रोत करें, मैरिज लाइफ की प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, सुलेखा जी। सर गुड इवनिंग सर। सर रिट्रोग्रेड अगर जुपिटर हो इन 7th हाउस तो आपकी क्या एडवाइस है सर इस केस में? नॉट गुड, नॉट नॉट गुड। गुड। ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, ईगो को बड़ा एक्वेरियस संभाल लगना। कोई लगन हो, कोई लगन हो। ओके। मेरे सुलेखा जी सूत्र इतने बताऊंगा कि आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली सर मेरा आज ऑलरेडी एक क्लास होता है, तो मैंने आपको अभी ज्वाइन किया, आपके टीम ने कहा कि आप रिकॉर्डिंग से काम चलाइएगा। फ्राइडे अभी अवेलेबल, थर्सडे मेरी एक क्लास ओवरलैप होती है सर। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, अभी कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। आज ये समझो पहली बार टेक्निक ढंग से बताने की कोशिश चल रही है, ठीक है। तो सर ये ईगो प्रॉब्लम हस्बैंड में आएगी कि वाइफ में आएगी? ये बॉय के चार्ट में रिट्रो जुपिटर है।
देखिए, उसके जीवन साथी में भी ईगो कूट कूट करके भरी रहेगी और उनमें तो रहेगी रहेगी। पति पत्नी दोनों में ईगो क्लैश बहुत बड़ा। तो ऐसे में शादी चल पाएगी कि शादी वो परेशान फिर करेगी? दूसरे फैक्टर भी देखने पड़ते हैं, सिग्निफिकेटर प्लेनेट की क्या पोजीशन है, नवमांशा में क्या हालात हैं उसके, उस बात पे अंतिम निर्णय। अच्छा सर, अदरवाइज ऐसे प्रॉब्लम रहने के चांसेस। आज तो हम ये बता रहे हैं कि एक नजर में देखते ही आप कैसे बताओगे कि प्रॉब्लम है कि नहीं। सर ठीक ठीक है, है। Yes. चलिए। हाँ सौरभ जी, म्यूट पर हैं आप। सॉरी सर। सर ये शुक्र अगर बकरी हो तो क्या कंडीशन होती है सर? शुक्र अगर एक सबके लिए बता दूं, शुक्र हो या कोई भी ग्रह वक्री हो सप्तम भाव में, ये आपके जीवन साथी के स्वभाव को भी जिद्दी बना देता है, व्यक्ति के खुद के स्वभाव को भी जिद्दी बना देता है और लॉट्स ऑफ ईगो क्रिएट। तो इसलिए ये प्रश्न ही मत पूछो कि शुक्र वक्री है कि गुरु वक्री है कि शनि वक्री। वक्री प्लेनेट जीवन में ऐसे मुकाम पे जरूर पहुंचा देते हैं जब पति पत्नी कहते हैं अब हमें अलग हो जाना चाहिए, और ये घटनाएं जीवन में एक नहीं कई बार घटती। तो इसके उपाय करने में ही भलाई, और इसका उपाय जैसे जो शुक्र के उपाय हैं कि और कोई उपाय होंगे उनमें? शुक्र के उपाय सौरभ जी जो मैंने शुक्र के बताए वो। ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए, आप लोग वीडियो देखिएगा और अपने नोट्स तैयार कीजिएगा और व्हाट्सएप पे लिखिए कि आज की क्लास कैसी रही कैसी नहीं रही। मिलते हैं व्हाट्सएप पे। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे 9 बजे। धन्यवाद गुरुजी।